नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान। नेपाल में जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, पर यूथ का इतना आक्रोश क्या वजह है? क्या वाकई सोशल मीडिया बैन वजह है या कुछ और? पर अगर देखा जाए तो आपको याद होगा बांग्लादेश और श्रीलंका और अब नेपाल में सत्ता परिवर्तन का सेम पैटर्न रहा। तो क्या वाकई ये वहाँ के यूथ ने किया या इसके पीछे कुछ और है? क्योंकि तीनों देश हैं, छोटे देश हैं, पर सत्ता परिवर्तन का कहीं ना कहीं पैटर्न सेम रहा। पर सबसे पहले जान लेते हैं जेन जी क्या है। जेन जी किसको कहा जाता है? ना तो ये कोई संगठन है, ना कोई राजनीतिक पार्टी है। जेन जी कहा जाता है बेसिकली जो 1997 से 2012 यानी 2012 के बीच जन्मे हुए बच्चों को, यानी जो यूथ हैं, उसे जेन जी कहा जाता है। ये जेन जी वो यूथ है जो स्मार्ट के ज़माने के, यानी स्मार्ट टेक्नोलॉजी के ज़माने के हैं। ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरह यूज़ करना जानते हैं। ये हर चीज़ पे रिएक्ट करना जानते हैं। ये हर चीज़ पर अपने विचार रखना जानते हैं। इसी को जेन जी कहा जाता है। सत्ता परिवर्तन में इनका बहुत बड़ा हाथ है। पर कहा जा रहा था कि वहाँ की सरकार ने सोशल मीडिया को बैन किया, इस वजह से नेपाल के यूथ भड़क गए। तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। हर जगह कुछ ना कुछ इस तरह के लोगों में आक्रोश होते हैं, पर यह गुस्सा सोशल मीडिया बैन नहीं था। सालों से नेपाल के यूथ जो झेल रहे थे, वो गुस्सा फूटा है। नेपाल एक ऐसा देश रहा है जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा, जहाँ की अपनी एक संस्कृति है, पर नेपाल को वो संस्कृति या देश विदेशों में जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। इससे खफा थे वहाँ के लोग। 2008 में नेपाल लोकतांत्रिक देश बना, राजशाही खत्म होके ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जुड़ा, और इन 17 सालों में नेपाल ने 14 प्रधानमंत्री देखे हैं। यानी नेपाल में एक प्रधानमंत्री का कार्यकाल 15-16 महीने ही होता है। 15-16 महीने में वहाँ पर सरकार चेंज हो जाती है। इससे भी वहाँ के यूथ खपा थे, क्योंकि नेपाल के विकास के लिए जिन राजनीतिक नेताओं को वो चुनते थे, जिस पार्टी को, वो पार्टी अपोजिशन से सपोर्ट लेके अपनी सरकार बना लेती थी। यानी जो भ्रष्टाचार वाली पार्टी थी, जिनको नहीं चुना वहाँ के लोगों ने, वो सरकार में आ जाती थी। इससे भी वहाँ के यूथ दुखी थे कि उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है। और कहा यह भी जा रहा है कि जो केपी शर्मा जो इस वक्त के प्रधानमंत्री थे नेपाल के, उनकी चाइना से बहुत नज़दीकी थी, और वहाँ का यूथ कह रहा है कि हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, नेपाल अपने सहारे के लिए खुद इतना मजबूत बने। और हमेशा उन पर यह आरोप रहा कि चाइना से जितना भी फंड लिया ओपी शर्मा ने, वो सिर्फ अपने लिए और अपनी राजनीतिक दोस्तों पे यूज़ किया। नेपाल की तरक्की में उसका कोई योगदान नहीं रहा। और नेपाल पर इस वक्त चाइना का कई हजार करोड़ कर्जा है, और वहाँ के यूथ को आज भी नेपाल छोड़कर मजदूरी करने अपने देश से बाहर जाना पड़ता है। एजुकेशन की अच्छी सुविधाएं नहीं है, पढ़ाई के लिए भी उन्हें बाहर जाना पड़ता है। इससे काफ़ी नाराज रहे यूथ। नेपाल को जो तरक्की मिलनी चाहिए थी, वो वहाँ के राजनीतिक नेताओं ने नहीं दी। और एक बहुत बड़ा पहलू नाराज़गी का वहाँ के यूथ का ये भी था कि वहाँ के राजनेताओं के जो बच्चे थे, वो सोशल मीडिया पे इस तरह की पोस्ट करते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ, बड़े बड़े फार्म हाउस देश विदेशों में घूमने का। तो ये भी उनके गुस्से का एक कारण बना कि हम तो यहाँ गरीबी में मर रहे हैं, राजनेताओं के बच्चे ऐशो आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं। ये भी एक पहलू रहा। पर हम बात करते हैं नेपाल में जो हुआ, ये नहीं होना चाहिए। यूथ को भी इतना समझना चाहिए कि उन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट, अपनी संसद, अपनी राष्ट्रपति भवन और न जाने कितने होटल्स, बड़े बड़े वहाँ के पूंजीवादी, उनके महल, सबको लूट लिया गया या फिर जला दिया गया। कहीं ना कहीं इस आंदोलन ने नेपाल को 10-20 साल पीछे कर दिया है, और उसे उभरने में बहुत सारे साल लगेंगे नेपाल को। और अर्थव्यवस्था वैसे भी इतनी ठीक नहीं है वहाँ की। आए अब आए कई आपदाएं आ चुकी हैं, भूकंप जैसे। वहाँ पर जैसे तैसे नेपाल उभरने की कोशिश कर रहा था, पर वहाँ के राजनेता मलाई खा रहे थे, जिसका आक्रोश उन पर फूट गया, और उसका बदला वहाँ के यूथ ने लिया। जब यूथ का गुस्सा फूटता है तो यही हाल होते हैं। नेपाल से लेके आपने बांग्लादेश, श्रीलंका में देखे हैं। कुछ लोग भारत में ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत में भी ऐसा नहीं हो,
या ऐसा हो, दो तरह के लोग हैं, पर वे भूल गए कि भारत का संविधान, यहाँ के लोग उस पर बहुत आस्था रखते हैं। भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के विचार अलग अलग हैं, उसके बावजूद भी हजारों सालों से भारत वहीं पर खड़ा हुआ है। भारत की राजनीति अलग तरह से देखती है, वो अपने विकास के साथ देश के विकास के बारे में सोचती है। पीएम मोदी की बात करें तो वो आए ही भ्रष्टाचार से लड़कर हैं, आज तक कोई आरोप नहीं है, पर कुछ लोग हैं जो उनसे चिढ़ने वाले, ये सपना देख रहे हैं कि यहाँ भी ऐसा हो, पर यह मुमकिन नहीं है। संजय राउत, शिवसेना के सांसद, उनका बयान आपने देखा होगा, उन्हें साफ ये लगता है कि भारत में भी ऐसा होगा, पर वो भूल रहे हैं भारत की एक अपनी अखंडता है, अपनी संस्कृति है, यहाँ के लोगों की अपनी संस्कृति है और संविधान के प्रति उनकी आस्था है, जिस संविधान की शपथ लेके बड़े बड़े पदों पे लोग पहुंचे हैं। इसलिए यहाँ कभी ना ऐसा होगा और ना भारत के लोग कभी होने देंगे। न जाने कितने आंदोलन हुए हैं, अन्ना आंदोलन से लेके जेपी आंदोलन, पर शांतिपूर्ण, और सो आंदोलनों से बड़े बड़े नेता तक निकले हैं। यही है भारत की सच्चाई। पर नेपाल में जो हो रहा है ये अच्छा नहीं है। अब देखना ये है कि वहाँ पर कितनी जल्दी सब कुछ ठीक होता है। अब इस वक्त प्रधानमंत्री के रिजाइन के बाद जो अभी के थे, अब बात चल रही है कार्यवाही प्रधानमंत्री की कि किसको बनाया जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज हैं, उनका नाम आगे है। जैन जी ने भी उनको पसंद किया है, ऑनलाइन वोटिंग हुई और उनका पलड़ा भारी रहा, क्योंकि वो भी करप्शन के अगेंस्ट रही हैं और वो भारत के नज़दीक मानी जाती हैं। उनका बयान भी आया है, उन्होंने मोदी जी को नमस्कार कहा है और भारत के सभी नेताओं को कहा है कि वो मेरे भाई जैसे हैं। अब देखना ये है कि आने वाले टाइम में नेपाल किस दिशा में जाता है, राजनीति पहलुओं क्या होता है और जो नेता हैं उनका क्या होता है। पर दुर्भाग्यपूर्ण है वहाँ के नेताओं को वहाँ के यूथ ने दौड़ा दौड़ा कर मारा। एक पूर्व प्रधानमंत्री की घर में आग लगा दी, उनकी जो पत्नी थी उनकी उसमें मौत हो गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे नहीं होना चाहिए। यूथ को बात रखने के तरीके होने चाहिए। आंदोलन करिए आप, पर अपनी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाइए। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।